अमरावतीमध्ये राज्यमाता गोमाता गौनिवास शेठचे भूमिपूजन संपन्न. दस्तूरनगरमध्ये असलेल्या संरक्षण संस्थेमधील परिसरातच गायींसाठी मोठं निवासस्थान तयार करण्यात येणार आहे. याचे भूमिपूजन नुकतेच करण्यात आले. शेखर मुंदळा, अध्यक्ष, महाराष्ट्र गौसेवा आयोग यांच्या हस्ते हे भूमिपूजन करण्यात आले. यावेळी नरेंद्र भाराणी अध्यक्षस्थानी होते. याचबरोबर महाराष्ट्र गौसेवा आयोगचे सदस्य सुनील सूर्यवंशी, जिल्हा पंचायत समिती अमरावतीचे उपायुक्त डॉक्टर संजय कावरे, पशुचिकित्सालय अमरावती सहाय्यक आयुक्त डॉक्टर R.S. पेठे, दैनिक अमरावती मंडलचे संपादक अनिल अग्रवाल सोबतच अमरावतीचे अनेक गणमान्य व्यक्ती यावेळी उपस्थित होते. यावेळी गौरक्षण करण्यासंदर्भात कशा उपाययोजना करता येईल, राज्यमाता घोषित करण्यात आल्यानंतर काय फायदा होणार आहे, शेतकरी आणि गौशाळांना याबाबत काय फायदा होईल याबद्दल माहिती देण्यात आली. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. मंडल न्यूजच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. फेसबुक व इंस्टाग्रामला फॉलो करा. दस्तूरनगर स्थित गौरक्षण संस्था में आज राज्यमाता गोमाता के लिए शेड का एक भूमि पूजन हुआ है। जो यहाँ पे एक बड़ा सा शेड बनने जा रहा है, इसका भूमि पूजन श्री शेखर जी मुंदड़ा, अध्यक्ष गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महाराष्ट्र के, वो आज यहाँ पे पधारे हैं और उनके हस्ते आज ये गोमाता के लिए जो शेड बन रहा है उसका भूमि पूजन हुआ है। गौमाता राज्यमाता बनी है। मुझे पहला सवाल है कि किसानों को क्या फ़ायदा होगा? आपने भी बोला कि किसानों के बारे में पशु संवर्धन अपना कृषि आयोग बोलेगा, पर फिर भी किसानों को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, अपना आज जो देशी गोवंश की हालत है 2009 और 2020, ये आंकड़े अपने पास है ऑफिशियली, उसमें 46% 46% कम देशी गोवंश हो गया है। सबसे पहले तो अपनों देशी गोवंश बचाने का हमको काम करना पड़ेगा और इसकी पहल करते हुए जो देशी गोवंश कहाँ पे बच सकता है और कौन सा देशी गोवंश यहाँ से कट होने को जाता है या स्लॉटर हाउस में जाता है। महाराष्ट्र में तो बंदी है, लेकिन बॉर्डर क्रॉस करके भी जाते हैं, अनऑफिशियल स्लॉटर भी होता है और ये रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं उस पर भी। लेकिन अगर ऐसा कुछ रास्ता निकाला जाए, और गोवंश कौन से जाते हैं? जो भाकड़ होते हैं, जो दूध नहीं देते, जिसका रिवेन्यू नहीं है, तो उसका बोझ आता ही है फार्मर्स के ऊपर, तो वो बेचते हैं। तो हमने फिर ये डिसाइड किया कि जितनी गौशाला है, आज महाराष्ट्र में 1068 गौशाला है और उसमें 1,25,000 देशी गोवंश है। पहले उसके ऊपर हमको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इनको कैसे संभाला जाए। तो इसलिए हमने पहला स्कीम जो निकाला है, जितने देशी गोवंश है, और यहाँ पे सब 95% के ऊपर आपको भाकड़ गाय मिलेगी जो दूध नहीं देती है। तो ये संभालना का काम है, इनका परिपोषण का काम है। इसलिए परिपोषण की स्कीम निकाल के पहले स्टेज पे हमने गौशाला को किया है और उसमें 50 रुपये प्रतिदिन प्रति देशी गोवंश ये अनुदान डिक्लेयर किया है। अभी रही फार्मर्स की बात, तो फार्मर्स को जो गौ माताएँ संभालते हैं फार्मर्स, उसमें जो सर्वे है तो काफ़ी परसेंटेज में दूध देने वाली ही है और उसके ऊपर सरकार ने ऑलरेडी 5 रुपये पर लीटर का अनुदान दिया हुआ है। तो ये सबसे इमरजेंसी, जैसा बोलते हैं ना कि है स्टेजेस तो काफ़ी करनी है, लेकिन पहली अर्जेंट स्टेज क्या है, तो पहले गौशाला को अनुदान दो। गोवंश तस्करी जो होती है उसके लिए कोई इसके तहत कोई कड़क कायदा आ सकता है जो उस पर अगर होती है? अभी राजमाता बन गई, इसके पहले भी कार्रवाई होती रही है, पर अभी राजमाता बनने के बाद वो कार्रवाई को और कड़क किया जा सकता है? 100%, क्योंकि अभी राज्य माता बनने के बाद सभी पुलिस डिपार्टमेंट को इसकी खबर गई है, सभी गोरक्षकों को गई है और मेजरली जो ये काम करते हैं उन तक भी पहुँची है। अभी उसको हाथ लगाना कोई गलत काम के लिए उनके लिए भारी हो जाएगा। 1068 गौशालाएँ आपने बताया, उसमें कितनी गाय ऐसी है जो भाकड़ है? आप कुछ आंकड़ा बता सकते हो? देखो, 1,23,000 के आसपास टोटल अभी गोवंश है। मेरे हिसाब से 1,20,000 के ऊपर ये भाकड़ गाय है, जिसपे कोई उनसे कोई प्रोडक्शन नहीं? प्रोडक्शन कुछ भी नहीं। ये गौशाला में जो भी समझो 2-5% गाय दूध देती होंगी तो वो बछड़े के लिए ही जाता है, बाकी उसका गोमूत्र है, गोबर है, उससे प्रोडक्शन तो होता है। उसके प्रोडक्शन अभी जो पैमाने में होना चाहिए 5-10% भी नहीं होता है। उसको गोमूत्र कैसे कलेक्ट किया जाए, गोबर कैसे कलेक्ट किया जाए, उसकी फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। इसको हमको है ना, थोड़ा सा मैं एक चीज़ बोलूँगा, ये धार्मिक इसमें से आके थोड़ा साइंटिफिक आना पड़ेगा और इसके लिए ही आगे का पहल है। ये सब्सिडी सरकार ने तो कायम स्वरूप ही दी है, ऐसा ही है GR में, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ 1 साल के लिए दी जाए
और पूरा डिपेंडेंट सरकार के ऊपर न किया जाए। और ये 1 साल में हमारा काम है, गौशाला का काम है कि इसको सेल्फ सस्टेन करे, और वो हो सकता है सिर्फ गोमूत्र और गोबर के सेल में से। धन्यवाद, थैंक यू। गौमाता के लिए यहाँ पे ये शेड बन रहा है और जिसके भूमि पूजन आज शेखर जी मुंदड़ा के हस्ते हुआ है। यहाँ पे अटल जी भी है हमारे साथ, क्या बताएंगे? ये बहुत अच्छा मौका है आज। वाकई में यह बहुत ही अच्छा मौका है और गौरक्षण संस्थाओं के लिए तो बहुत अच्छा है। आयोग होने से बहुत सारी सुविधाएं, क्योंकि पहले हम रिचेबल नहीं थे सरकार के पास। अब आयोग के माध्यम से संस्था बहुत इजीली जो भी काम अपेक्षित है वो बहुत सहजता से हो रहा है, हो जाएगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं। गवर्नमेंट ने आयोग के माध्यम से गौ निवास की बहुत आवश्यकता है। बहुत सारे गौरक्षण में शेड की व्यवस्था नहीं है, उनको निवास नहीं रहेगा तो रहेंगी कैसे, धूप में कैसी रहेंगी, बरसात में कैसी रहेंगी। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले उनके निवास की अच्छी योजना होना चाहिए, इस तहत उन्होंने अनुदान सबको दिया है। जो जो उनके कैटेगरी में बैठते हैं उन संस्थाओं को ऐसे ही दिया नहीं, उन्होंने सबके डाटा बुलाए, डाटा के बाद में सिलेक्शन किया। जो उस सिलेक्शन में बैठ जाते हैं उन लोगों को सक्षम है, उनको उन्होंने निवास के लिए शेड दिया है। हमारे पास करीबन 950 गौवंश है आज, और अमरावती ज़िले में जो भी गौवंश पुलिस द्वारा पकड़े जाता है, ज़िले में आते समय मध्य प्रदेश से आओ या कहीं से भी आओ, अमरावती से पास होता है तो यहाँ के पुलिस द्वारा कहो, यहाँ के बजरंग दल वालों या किसी ने उसको पकड़ लिया तो उसको यहाँ पे लाया जाता है। यहाँ आने के पश्चात इमीडिएटली हमारे पास डॉक्टर की टीम है, 6 संस्था के डॉक्टर है। इमीडिएटली उनकी डॉक्टर से सब देखभाल ही करते हैं, उनके पाँव बांधे हुए रहते, उनकी नसें बांधे हुई रहती, वो सब खोल के उनको दवा दारू पानी की व्यवस्था की जाती है और यहाँ पे रखते हैं। बाद में हम कोर्ट में अर्जी दे दें कि भी इसका हम पालने के लिए तैयार है या हम रखने के लिए तैयार है, तो हमको गाय हमारे पास इमीडिएटली हम उनके मालिक नहीं बनते, पहले उनके ऊपर केस चलती है, उस केस के दौरान हमारे ताबे में रखते हैं। कितना बड़ा शेड यहाँ पे बनने जा रहा है? अभी कितने स्क्वायर फीट का? अभी यहाँ पर जो पहले एक 4000 फुट का शेड बने हुआ एक, वैसे हमारा 8000 फुट के पहले भी है और वापस 4000 का फुट का शेड वापस दूसरा बना रहा है। मैक्सिमम कितनी गाय रह सकती है इस शेड में? इस शेड के अंदर करीबन 300 गाय घूम फिर सकती है अच्छे से, उसमें गवान भी रहती, चारे की व्यवस्था भी रहती, ये भी है पूरी। इनकम बंद हो जाता है फार्मर को और खुद के खाने के लिए पैसे नहीं रहते, तभी वो गोमाता को बेचता है, अदरवाइज नहीं बेचता। बेचते वक्त भी उसकी पूजा करता है, उससे माफ़ी मांगता है, क्योंकि उसकी घर की मेंबर है वो, इसलिए वो बहुत कठिन प्रसंग होता है वो जब देता है। और मैंने अमाउंट देखा अनिल जी, 7000, 8000, 5000, मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज़ का। फिर मैंने सेव काऊ इनिशिएटिव शुरू किया और आयोग में मैंने आपको इसके पहले भी बताया, ये पहला ऐसा आयोग है जिसमें हमने CSR और डोनेशन भी अलाउ करवा के लिया है, क्योंकि हर एक चीज़ गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होके नहीं रह सकती। एक संत है मेरे जो गुरु हैं श्री श्री रविशंकर जी, उन्होंने मुझे बोला था ये काम शुरू कर रहा है, एक बात ध्यान में रखना, सरकार व्यवस्था देख सकती है, अवस्था हमको बदलनी पड़ेगी। इसमें बहुत बड़ा अर्थ है और हम सबके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ सरकार के ऊपर निर्भर होकर नहीं हो सकती, अवस्था बदलने के लिए इमोशंस चाहिए, वो कनेक्ट चाहिए, वो सरकार में नहीं होता है, सरकार अपना पेपर पे चलती है। तो ये दोनों चीज़ अगर साथ में आ गई तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव आने वाले समय में होगा। और 3840 गौवंश को मैं पैसा देके मैं बचा पाया 1 साल के अंदर। वो प्रेरणा कहाँ से आई? तो मैंने स्वर्गीय डॉक्टर हेडगेवार जी की स्टोरी पढ़ी। तो उन्होंने पहली गाय पुसद में कसाई से पैसे छुड़वा के बचाई थी, और वहाँ पे जैसे आयोग स्थापन हुआ तो सुनील जी के माध्यम से पहला गौ माता का स्मारक हमने वहाँ पे पुसद में खड़ा किया, वहाँ पे पूजन किया और फिर हमारे काम को शुरुआत की। तो देशी गौवंश का जितना हम बात करें, सबको इम्पोर्टेंस तो पता है। अभी आते हैं आयोग क्या कर रहा है, शासन क्या कर रहा है। देखिए, ये स्टडी होने के बाद आपको समझ में आ गया कि एक लेवल पे हम लेके जा रहे हैं इसको, और इसीलिए बहुत कोशिश करने के बाद, क्योंकि हर एक आदमी, हर एक संत, हर एक भक्त, हर एक सेवक
गौ माता का एक ही बात करता था कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाए, राष्ट्रीय पशु बनाए। लेकिन राष्ट्रीय पशु बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो भी उनकी कुछ अड़चने होगी पता नहीं मुझे, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसको राज्य पे बनाएं, और फिर मेरे वो दिमाग में आया। फिर उसका हमने इम्पोर्टेंस क्रिएट किया, पेपर बनाए, और फिर मैंने आयोग की तरफ से सरकार को निवेदन किया कि आप इसको राज्य माता घोषित कीजिए। और इसमें मैं आपको बोलना चाहूँगा, हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस और राधा कृष्ण विखे पाटिल जी, इनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इतना आसान नहीं था ये, और तीनों ने किया। फिर अजित दादा ने भी इसको साथ दी, और फाइनली अपनी गौ माता ये राज्य माता बनी। अभी राज्य माता बनाने का हेतु यही था कि हम जो बोलते हैं, हम जो सबको बोलते हैं, वो अभी एक लेवल पे आ चुका है, क्योंकि अभी राज्य माता होने की वजह से ऑलरेडी उसके ऊपर फोकस गया है। अभी मुझे लगता नहीं कि जो दिक्कतें हम लोग सहन कर रहे थे वो कम हो जाएंगी, बहुत कम हो जाएंगी। उसके प्रति गौ माता के प्रति देखने का नज़रिया हमारा बहुत अच्छा बदल जाएगा। हमारा तो था ही, क्योंकि हम तो गौ भक्त हैं, ये पूरे महाराष्ट्र की जनता का बदलेगा। और दूसरी चीज़ थी कि ये जो गौशाला है, जिन्होंने अनिल जी में भी मुझे पर्सनली पूछा, इन्होंने भी बोला, देखिए आयोग के पास फार्मर के लिए कुछ नहीं है, वो कृषि मंत्री के पास है। आयोग के अंडर आता है गौशाला। दूसरी चीज़, मैंने कृषि मंत्री से भी बात की, पशु संवर्धन मंत्री से भी बात की। जो गौ माता है, पूरी नहीं बोलूँगा मैं, 80-90% जो फार्मर संभालता है वो दूध देने वाली है, और उसके ऊपर 5 रुपये का अनुदान ऑलरेडी है पर लीटर। लेकिन जो गोरक्षण में है, जो गौशाला में है, वो 95% के ऊपर ये भाकड़ गाय है, ये दूध नहीं देती, और जो भी दूध आता है वो कोई बेचता नहीं है। आज 1068 गौशाला है, मुझे लगता नहीं कि कोई उसमें से दूध का बिजनेस कर रहा है, कोई नहीं करता है, क्योंकि है ही नहीं। कौन सी गाय गौ माता आती है जो भाकड़ गाय होती है, जो पुलिस के केस में आती है, जो कोर्ट से आती है, जो गोरक्षण में छुड़ाई हुई आती है, जो एक्सीडेंट में आती है, जो रास्ते पे रहती है, ये उनके लिए है। इसलिए वो विषय हो सकता है कि आगे सरकार को इसका परिणाम देखने के बाद 1 साल का हो सकता है कि उसमें भी वो कुछ लागू करे, लेकिन मुझे लगता है कि ये बैलेंस किया गया है। इसमें एक फ़ायदा ज़रूर होगा। आज गोरक्षण में, गौशाला में मैं खुद भी इतने फ़ोन करता हूँ कि भाई ये छुड़ाई हुई गौ माता आप रखो, लेकिन थोड़ा रेजिस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसका लेने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको खर्चा जो रूटीन का आता है, कम से कम 50-60 रुपये का जो खर्चा गौ माता का आता है, उसका बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मैं देखता हूँ, ये तो महाराष्ट्र शासन था, आयोग बना, हमको लगा, नहीं तो मुझे लगता नहीं आज तक कभी शासन ने कोई गौशाला को अनुदान दिया है, ये पहली बार हो रहा है। तो ये फिर उसको एक अनुदान के रूप में उसका खाने पीने का खर्चा हम क्यों नहीं उठाए। फिर जितने आमदार थे उन्होंने 100 रुपये का लेटर दिया, लेकिन आयोग ने उसको स्टडी किया, प्रॉपरली स्टडी किया, नीति आयोग से स्टडी किया, गौशाला से स्टडी किया। अभी कुछ गौशाला ऐसी है कि जिनकी खुद की चारे की व्यवस्था है, कुछ गौशाला है जिनको बाहर से चारा लेना पड़ता है, पानी की व्यवस्था होती नहीं है 6 महीने, बहुत तकलीफ़ होती है। तो इसका एवरेज खर्चा 60 रुपये के आसपास आता है, और 60 रुपये का प्रपोज़ल हमने सरकार को दिया। लेकिन मैं एक बात बोलूं, पशु संवर्धन खाते ने पूरा स्टडी करके उसको 30 रुपये किया था, और 30 रुपये रख दिया था। मैंने एक्सेप्ट भी किया कि ठीक है आप शुरू तो करो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, देवेंद्र जी थे, वो कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने बोला कि 60 रुपये का अगर खर्चा आ रहा है तो इसको 50 रुपये देना ही चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई है, और फिर वो कैबिनेट में 50 रुपये का फैसला हुआ, और प्रतिदिन प्रति गोवंश ये अनुदान जाएगा। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। और देखो, हर एक चीज़ एक दिन में सभी हो नहीं सकती, शायद आप बोल रहे वो भी सही हो, लेकिन वो आगे भी कर सकते हैं। लेकिन गौशाला स्ट्रेंथन कैसे हो,
गौ माताएं कटने जाए नहीं, और हर एक जन अभी देशी गोवंश के लिए, मैंने मेरे पहले भाषण में भी बोला था कि लोग तरसेंगे कि देशी गोवंश मिलेगा क्या मुझे, और वो स्थिति आने वाली है। क्योंकि अभी मुझे लगता नहीं कोई फार्मर बेचेगा, और बेचेगा भी तो गौशाला वाला तुरंत ले लेगा, क्योंकि उसके खर्चे की व्यवस्था सरकार ने की हुई है। दूसरा था शेड के लिए, तो मैंने गोवंश गोवर्धन गोवंश योजना, तो उसके अंडर शेड का हमने काम किया है। मैं सही बोलूँ कि आपको कि मैं ये इस पे बिलीव नहीं करता हूँ कि सरकार से आए और हम चलाए। ठीक है, सपोर्ट के लिए एक अच्छी सिस्टम एक ज़रूरी है। आज की स्थिति तो बहुत ख़राब थी, इसलिए सरकार आ गई है, आयोग आ गया है सामने, हर एक चीज़ की हिसाब से चारों तरफ से हेल्प करेंगे। लेकिन एक साल के बाद, ये अनुदान आने के बाद, सभी आने के बाद हमको अपने पैर पे खड़ा होना है, सेल्फ सस्टेन गौशाला खड़ी करनी है, और उसका पर्याय सिर्फ और सिर्फ गोबर और गोमूत्र है, देशी गोवंश का गोबर और गोमूत्र। इसीलिए मेरा पूरा राइटअप चल रहा है, मेरी एक स्कीम आ रही है गोमय मूल्यवर्धन, जिसमें आयोग बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, आने वाले दिन में लीड करेगा। क्योंकि मैंने ये भी देख लिया कि गौशाला मार्केटिंग नहीं कर सकती, वो बनाती है, साबुन बनाएगी, गौरी बनाएगी, गोकाश बनाएगी, गोअर्क बनाएगी, शैम्पू भी बना रहे कोई, सब करेंगे, लेकिन उसका मार्केटिंग नहीं होता है। तो हम उसको हाथ में ले रहे हैं, उसको सर्टिफाइड करेंगे, हमारी लैब रहेगी गवर्नमेंट की, उसको पूरा कंटेंट देंगे। वो कंटेंट जैसा ISI मार्क होता है, तो वो वैसा मार्क आयोग का आएगा, और उसका मार्केटिंग हम करेंगे। तो इसमें सब गौशाला अपने पैर पे खड़ी हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, ये तो बोलने के बाद तो हम करेंगे, लेकिन कुछ गौशालाएं हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस पे पिछले कई साल से काम शुरू किया है। अपनी देवला पार की आप गौशाला जाके देखिए, 750 गोवंश है, आज का सेल 2 करोड़ के ऊपर उनका पहुंच चुका है। सभी प्रोडक्ट का कोई मार्केटिंग नहीं। कभी आपने ब्रांडिंग देखा है क्या? कुछ नहीं, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से 2 करोड़ के ऊपर सेल है। आप सब छोड़िए, जलगांव में जाइए, RC बाफना गौशाला 3500 गोवंश है। आज गोखत, सिर्फ गोखत 1 करोड़ का सेल है, सिर्फ गोखत। प्रॉपर पैकिंग किया हुआ है, अच्छे से ब्रांडिंग किया हुआ है, और बेच रहे हैं। आज मैंने जो डिसीजन लिया है पिछले आयोग आने के बाद, बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, मैं बता रहा हूँ आपको, वो है कि अभी लकड़े में अंत्यविधि नहीं होगा, अभी गो कास्ट में होगा। जो गो कास्ट को 1-1.5 रुपया शेन का भाव नहीं था, वो अभी 8-10 रुपये तक पहुंचा दिया। क्योंकि अभी लकड़े से अगर अंत्यविधि नहीं करेंगे तो झाड़ बचेंगे, और गो कास्ट से अंत्यविधि करेंगे तो गाय बचेगी। तो ये तरीके से हम लोग आगे जा रहे हैं। बहुत सी कल्पनाएं हैं, क्योंकि मैंने इतना, हम 15 महीने में कर चुके हैं कि और 2 घंटा मैं आपसे बात कर सकता हूँ, हर एक जी पे बात कर सकता हूँ, लेकिन टाइम नहीं है। जैसे जैसे टाइम आएगा मैं ज़रूर बताऊँगा, लेकिन इसका लाभ लेके, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। और मैंने एक सिस्टम भी चेंज की जो सरकार में बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ। मैं तो सरकार में अभी आया, लेकिन मैं भी समझता था ये सिस्टम कैसी चलती है। आप किसी को भी पूछना, जो 135 गौशाला को अनुदान दिया है, अगर कोई मेरे ऑफिस में आया होगा तो अनुदान के लिए नहीं, सबको ऑनलाइन पेमेंट भेजे। और आधे लोगों को मालूम भी नहीं, जब उनके खाते में पैसे गए तभी उनको पता चला कि हमको 60% अमाउंट आ गई। मैंने सबको बोला हुआ है, और मैं, हमारा भी है, खाएंगे नहीं, खाने देंगे नहीं, और कोई चीज़ का गलत काम भी नहीं करने देंगे, गलत अनुदान भी नहीं जाएगा। मैं आपको बताता हूँ 135 क्यों आया आंकड़ा, 152 का GR है, उसमें से जो ऊपर की गौशाला है उसका अनुदान रोका हुआ है हमने, क्योंकि वो हमारे को कंप्लेंट आई हुई है। हम एक भी गलत अनुदान देने का हमारा कोशिश नहीं है। और ये सब पशु संवर्धन के खाते से यहाँ से फाइल होके ऊपर आती है। तो आज मैं बता दूँ, ये आने वाले दिन में ये सब कड़क होने वाला है। जो सही काम कर रहा है उसके लिए पूरी तरह से खड़े रहेंगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं करेंगे। और दूसरा, सरकार ने निर्णय लिया है, जो गौशालाएँ आयोग के पास रजिस्टर्ड नहीं है उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए वो कंट्रोल भी लिया है। टैगिंग का भी मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब
हो गया है, नियर अबाउट हो गया है, कुछ बचा हो तो उसको फॉलोअप कीजिए, क्योंकि सब कुछ टैगिंग पे आ रहा है और मैं सब कुछ ऑनलाइन लाना चाहता हूँ, मुझे कोई पेपर वर्क नहीं चाहिए। और पहला आयोग ऐसा है, सरकार ऐसा है कि पहले पैसे दिए और फिर सबको पुनः बुला के हमने फंक्शन लिया, नहीं तो पहले पैसा के चेक दिए जाते हैं और फिर आपको फॉलोअप करना पड़ता है पैसे के मांगने के लिए। तो वो भी हमने सिस्टम निकाल दिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके नज़दीक के पशु संवर्धन आयुक्त उपायुक्त के पास जाके फाइल आपको सबमिट करना है। और ये सिस्टम मैं और करेक्शन करूँगा कि बढ़िया से बढ़िया काम हो। मुझे लगता है कि अमरावती में ये जो गौशाला है इसका बहुत बड़ा काम हो रहा है। और दूसरा, मैं एक फ़ाइट गवर्नमेंट के साथ ही कर रहा था, वो मतलब जो फार्म है उसका लिलाव होता था और उसमें लिखा होता था अनप्रोडक्टिव काउज। अनप्रोडक्टिव काउज का जो उनके एक सिस्टम है, उनका गलती नहीं है, उनकी एक परंपरा चल रही थी कि जो एक संख्या ऊपर आ गई और जो काऊ प्रोडक्टिव नहीं है उसका लिलाव किया जाए। अभी मुझे बताइए, जो अनप्रोडक्टिव काऊ है उसको कौन खरीदने वाला? उसकी कीमत 13-14 हज़ार रुपये आप रख रहे हैं। मैंने उनको बताया, लेकिन हुआ नहीं, वो हुआ नहीं। तो फिर मैंने उसको दूसरे सिस्टम में डाला कि जो आपका बुक वैल्यू है वो हम देंगे। किससे देंगे? तो डोनेशन से देंगे। और मुझे बहुत खुशी है, अटल जी को मैंने फ़ोन किया कि भाई ऐसे ऐसे गौड़व है, 103 गौड़व, मैं देख नहीं पा रहा था वो फ़ोटो जब मेरे पास आए, मतलब कुछ भी करके बचाना है। एक ही फ़ोन में फार्म को भी रोका और अटल जी ने भी इनिशिएटिव लिया, 2 दिन के अंदर 13.5 लाख रुपए भर के वो गौड़व इधर लाए। तो ये ऐसी संस्थाएं भी जब काम करती है तो हमारा भी उत्साह बढ़ता है। और ये सिस्टम चालू हो गई है अभी सभी तरफ। मैं कोई भी फार्म अभी लिलाव नहीं करता है और वो पूरा हमको दे देता है। हम आगे भी इसी तरह काम करेंगे। अभी जो सुनील सूर्यवंशी जी आए, वो आयोग के मेंबर हैं। एक्चुअली देखा जाए तो मेरे कंधे से कंधा लगा के वो काम करते हैं मेरे साथ, और उनकी वजह से मेरे को बहुत अच्छा यहाँ पे सब प्लेटफॉर्म मिला, अच्छी चीज़ें सीखने को मिली। उनका अनुभव बहुत बड़ा है, इसके पहले से वो काम कर रहे हैं। तो सुनील जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि वो अमरावती के ही है। अभी वो आए हैं, मैं आपको बताऊं, उनकी लड़की एडमिट है और मेरे साथ टूर पे थे। मैं उनको भेजा ज़बरदस्ती आज यहीं पे हॉस्पिटल में। अभी बीवी को उनको बोला यहाँ लेके आओ। ऐसे डेडिकेटेड लोग होने के बाद गौ माता का कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और एक घोषणा दूंगा, उतना अपने को बोलना है। मैं बोलूँगा गौ माता, आपको बोलना है राज्य माता। गौ माता, गौ माता, गौ माता। ये स्वयं तो गो प्रेमी है ही, किंतु महाराष्ट्र में जितनी भी गौशाला है, गौशाला तो होती है और बहुत सारे लोग गो भक्त भी है, वो सच्चे प्रेमी कैसे बने और उनको गौ माता की किस प्रकार से जानकारी हो, उसके लिए पूरे महाराष्ट्र में, राज्य में दौरे करते रहते हैं। ये सहज आए थे कि बोले मैं दौरे करता हूँ और दौरे में सब लोगों को पढ़ाते हैं क्या चीज़ें हैं गायों से, क्या महत्व है गायों का, ये सब पढ़ाते हैं। तो उस पढ़ाने के लिए इनको एक छोटा सा प्रोजेक्ट की आवश्यकता थी। ये 2-3 दिन पहले ही शायद मेरे से संपर्क हुआ था इनका कि भाई ऐसा ऐसा कार्य है। इन्होंने जिस कैपेसिटी का प्रोजेक्टर कहा, हमको उससे कई अच्छा बेहतर क्वालिटी का प्रोजेक्टर उपलब्ध अमरावती में हो गया। आज ही पता चला, दीपक जी मंत्री जी के बेटे अभिषेक जी, वो भी चार्टर अकाउंटेंट है, स्वयं गए, स्वयं उसका किया और वो बोले ये इस क्वालिटी का है। मैंने बोला आप तुरंत ले लो, किसी कारण से इनको और भी कोई अच्छा होना होगा या दूसरा भी होना होगा तो अपन ज़रूर प्रयास करेंगे। योगायोग मिल गया, आज आप भी हो। मैं चाहूँगा कि आपके हस्ते ये काम करो तो गायों के बारे में प्रचार होते रहे। हमारे प्रमुख अतिथि मुंदड़ा जी, श्री भारानी जी, संस्था के अध्यक्ष